हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई टॉक्स विथ उत्तम सर। आज मैं आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ाने जा रहा हूं और ये स्ट्रेट लाइन का वन शॉट वीडियो होगा। अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, आपके एग्जामिनेशन में ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो 2D का ना पढ़ के हम लोग 3D का पढ़ने जा रहे हैं। सर, इससे आपका बोर्ड के एग्जाम में 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, बड़ा इजी है। ये बोर्ड और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है, लेकिन तब जब इसके सारे पॉइंट को आप याद करके रखोगे। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट होता है ना सर, सुनो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। सर, किसी भी एक लाइन का इक्वेशन लिखना है मुझे, तो याद करो, जैसे आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते थे, तो जनरली लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आप ऐसे बोलते थे कि सर मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। मान लो कि सर एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से होके पास कर रहा है और किसी एक बी वेक्टर की वो पैरेलल है। मैंने क्या बोला कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो बी मेरा क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर। बी मेरा हो गया पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और ए क्या हो गया? मेरा पासिंग पॉइंट, जहां से वो लाइन पास कर रहा है, पासिंग पॉइंट। और इस ए का पोजीशन वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर। मतलब उस लाइन का इक्वेशन लिखो जो एक ए पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और वो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख के आते हैं सर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। सबसे पहला बात सर कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी लाइन का जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, तो उसमें 2 तरह का फॉर्म होता है। एक को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन मैंने क्या लिखा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। और मैं आपको बार बार क्या समझा रहा हूं कि सर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए, एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। अगर सर सुनो, इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, ये मेरा वेक्टर फॉर्म है, अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका होगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c दैट इज इक्वल टू लैम्डा। देखो, हम चाहेंगे तो दोनों को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं वन शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी देखो उसका कोई यूज नहीं है कि इसका प्रूफ कैसे होता है, बस आपको याद करके जाना है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। सर x1 y1 z1 क्या है? जहां से लाइन पास कर रहा है। सर x1 y1 और z1 बोलो क्या है? जहां से लाइन आपका क्या कर रहा है? पास कर रहा है। और सर स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्या है? लाइन का डायरेक्शन रेशियो। मतलब सर कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे बोलेंगे, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे? एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो सर उम्मीद है कि पहला पॉइंट पूरी तरह से आपका क्लियर होगा। तो सपोज दैट किसी ने क्वेश्चन किया, मान लो कि सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सर passing through the point, passing through a point 1, 2, 4 and parallel to I cap minus 2j cap प्लस 5k cap। तो आप इस लाइन का इक्वेशन सर कैसे लिखोगे? बताओ, यहां से पास कर रहा है तो ये बन गया मेरा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को बोलो क्या लिखोगे? I cap प्लस 2j cap प्लस 4k कैप। और ये हो गया पैरेलल वेक्टर, तो ये हो गया बी वेक्टर
तो बी वेक्टर को क्या लिखेंगे बोलो, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप। तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ए वेक्टर मतलब सर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। सर ये मेरा वेक्टर फॉर्म कहलाएगा। अगर इसी को हम सर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में बोलो क्या क्या चाहिए मुझे, एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो किसका उठाएंगे, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल होगा वही उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताएगा। तो सर इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस x1, x1 बोलो 1 अपॉन a मतलब यहां पे 1, y माइनस y1, y1 2 अपॉन b मतलब -2 और डेट इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 4 अपॉन c मतलब 5 डेट इज इक्वल टू लैम्डा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। होप यहां तक का पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होगा। सर अगला जो पॉइंट होता है ना, सुनो, अगला जो पॉइंट होता है सेकंड नंबर का पॉइंट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। सर 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी। सर मान लो कि ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो सर 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख के आएंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और इसी को अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए बोला, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर x1 y1 z1 और बी की कोऑर्डिनेट दी हुई है सर मान लो x2 y2 और z2। तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस लाइन का इक्वेशन, इस बात को समझो। देखो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 डेट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 डेट इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा लगाना जरूरी है सर। देखो अगर तुम ना वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म पहुंचोगे ना, तो वेक्टर फॉर्म में तुमको लैम्डा दिख रहा है, वही लैम्डा यहां पे है। मतलब सर 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए बोले तो भी हम आराम से लिख सकते हैं। सर सपोज दैट एक क्वेश्चन है यहां पे कि सर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सुनोगे ध्यान से, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 का 4 और मान लो 4 2 का 5। अबे हम क्या 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, हम ये कर रहे हैं। सर कोई भी 2 रैंडम पॉइंट उठा लिए। तो सर हम इसका लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ। सर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर। तो मान लीजिए कि पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, मतलब बोलो आई कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 4k कैप अब प्लस लैम्डा इंटू, ध्यान से देखो तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मान लीजिए कि सर ये ए वेक्टर है और मान लीजिए बी वेक्टर है, तो बोलता है बी माइनस ए 4 माइनस 1 मतलब 3i कैप, 2 माइनस 2 मतलब गया वो, और 5 माइनस 4 मतलब 1k कैप मतलब k कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर इसी को अगर हमको बोलो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1। तो मान के चल रहे हैं कि पहला पॉइंट जो है वो है x1 y1 z1 और जो दूसरा पॉइंट है वो है x2 y2 z2। तो x माइनस x1 मतलब सर x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 1 मतलब 3 डेट इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस 2 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 2 0 z माइनस z1 मतलब z माइनस 4 अपॉन z2 माइनस z1 5 माइनस 4 मतलब 1 डेट इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसमें भी थोड़ा सा ना कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये क्या सोचते हैं ना कि अगर डिनोमिनेटर उसका 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया। नहीं मेरे भाई,
वो बताना चाह रहा है कि वाई एक्सेस का डायरेक्शन रेशियो मेरा 0 है सर, याद रखना, बस इसका यही मतलब है। मतलब सर इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 301 है, जो डायरेक्शन रेशियो है वो है मेरा 301, देख सकते हो तुम ध्यान से। तो सर दोनों पॉइंट बोलो क्लियर है कि पहला पॉइंट में था लाइन का इक्वेशन लिखो जिसके लिए पासिंग पॉइंट पता और पैरेलल वेक्टर पता, और दूसरे पॉइंट में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट पता। तो हम लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जो पॉइंट नंबर 3 है ना सर वो बहुत इजी पॉइंट है, इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्म। सर देखो बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी में ना मैक्सिमम बच्चे गलती कर बैठते हैं। होता क्या है ना कि जब हमको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलता है तो ज्यादा कोई खास इशू नहीं है, वेक्टर फॉर्म से जब कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलता है तो भी कोई खास इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम है कहां? प्रॉब्लम यहां पे है कि बच्चे यहां थोड़ा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। किस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनना। जब मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखा तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तुमको ये चीज क्लियरली विजिबल होगा कि x की कोफिशिएंट और y की कोफिशिएंट और z की कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो जब कभी भी ना सर सुनो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में तुम बदलोगे, CF टू VF में बदलोगे, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन रखना, क्या रखना बोलो, कि कोफिशिएंट ऑफ, सुनो क्या बोलो, कोफिशिएंट ऑफ XYZ मस्ट बी 1, हर हाल में ना सर 1 होना चाहिए। सर कैसे, समझो। मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल उठाया, सपोज दैट सर 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 माइनस y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू लिखा हुआ है लैम्डा। तो पूछा सर कि ये लाइन को आप क्या करो, वेक्टर फॉर्म में चेंज करो। तो बच्चे सबसे पहले क्या गलती कर देते हैं, बोल देते हैं कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3 माइनस 1 3, ये गलत हो गया। मैंने क्या बोला, x की कोफिशिएंट, y की कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट को आपको 1 करना है। तो पहले क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 1/2 अपॉन 3, यहां से भी देखो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, y माइनस 4 अपॉन माइनस 1, और ये हो गया z माइनस 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। कहानी को आगे बढ़ाओ, 2 को नीचे उतारो तो हो जाएगा x माइनस हाफ अपॉन 3/2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, ये फॉर्मेट दिखा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो बताओ इसका a वेक्टर क्या बनेगा, a वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर होता है, पासिंग पॉइंट का। तो यहां भी बच्चे जल्दीबाजी में क्या गलती कर देते हैं कि लाइन पास कर रहा है माइनस 1/2, नहीं सर 1/2 है ना x का कोऑर्डिनेट, x माइनस x1 होता है तो ये हो जाएगा 1/2 i क्या प्लस 4j क्या, वो तो हो गया 0k क्या, और b वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर ही उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताता है। मतलब बताओ कितना, 3/2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो एक बात बताओ, a वेक्टर पता और b वेक्टर पता, तो लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर हाफ i कैप प्लस 4j कैप प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर, मतलब कितना बोलो, 3/2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सर उम्मीद है कि मैंने कैसे कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज किया। मैं बार बार समझा रहा हूं ना सर कि x के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को और z के कोफिशिएंट को आपको 1 1 दिखाना है। देखो मैंने 1 1 दिखा दिया, तब मेरा काम बन गया। लेकिन सर अगर वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए बोले, ये तो बहुत आसान है सर। वेक्टर फॉर्म से अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए बोले तो सर r वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सपोज दैट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू i कैप माइनस j कैप तो प्लस 3k कैप। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे बताओ। जो पासिंग पॉइंट है, बताओ जो पासिंग पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है बताओ, 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 और 1, और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या क्या सो बताओ, 1 माइनस 1 और 3। जब पासिंग पॉइंट पता और डायरेक्शन रेशियो पता तो लाइन का इक्वेशन हम लोग बड़े आराम से लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, x माइनस x1
x माइनस टू अपॉन a मतलब 1, y माइनस वाई 1 तो y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। उम्मीद है सर कि कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म चेंज करना क्लियर है। चलो पॉइंट नंबर हम 4 के पास भाग रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इसको बोलते हैं सर एंगल बिटवीन टू लाइन। सर एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का हम लोग एंगल कैसे फाइंड करेंगे। मान लो कि सर फर्स्ट जो लाइन है मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और मान लो कि सेकंड लाइन लिखा हुआ है ऐसे x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू इज इक्वल टू लिखा हुआ है मान लो सपोज दैट k। तो सर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। इन दो लाइन के बीच का एंगल होगा cos थीटा इज इक्वल टू सर a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू अपॉन अंडर रूट सर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। देख लो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर हम समझा रहे हैं जब कभी भी लाइन के इक्वेशन को आप देखेंगे तो सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे मेरे भाई कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप गलत बना रहे हैं। अच्छा सर ऐसा हो सकता है ना कि सर L1 जो हो वो L2 के पैरेलल हो जाए और L1 जो हो वो L2 के परपेंडिकुलर भी हो जाए। मतलब क्या है कहानी, सुनो। केस नंबर 1 स्पेशल केस क्या हो गया ना कि सर L1 परपेंडिकुलर टू L2। एक बात बताओ सर अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा तो खुद से नोटिस करो थीटा 90 डिग्री cos 90 0 और इस पूरे पार्ट को जीरो होने के लिए बोलो न्यूमरेटर का पार्ट जीरो हो जाएगा। मतलब वी कैन से a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू इक्वल टू 0। मेरे भाई बहन इस पॉइंट को ना आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होता है, जब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। मैं वापस दोहरा रहा हूं सर, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होगा बोलो, जब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि लाइन आपस में पैरेलल हो जाए L1 पैरेलल टू L2। तो इतना तो कॉमन सा सेंस लगाओ, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो कब हो सकता है पॉसिबिलिटीज, जब डायरेक्शन रेशियो या तो सेम हो या तो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल हो कहने का मतलब क्या होगा सो बताओ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू बोलो कितना c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसका है, जब दोनों लाइन आपस में मेरा पैरेलल है। ये कंडीशन किसका है, जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। सर सपोज दैट मान लो सर मैंने छोटा सा प्रॉब्लम दिया, मैंने बोला इफ द लाइन, सुनो, इफ द लाइन सर x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू सर y माइनस 0 अपॉन k इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू एंड यहां पे चलो जो एंड यहां पे लेके चलो सर 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू सर मान लो सपोज दैट k इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज परपेंडिकुलर टू बोलो क्या ईच अदर, देन फाइंड k, देन फाइंड बोलो क्या k। ये k को अलग कर लो थोड़ा, इसको कुछ मान लो l। चलो सर कैसे अप्रोच करोगे, अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है मेरे भाई तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो सर यहां पे पहले नोटिस करो, फर्स्ट लाइन में तुम नोटिस करो, क्या नोटिस करने के लिए मैंने बोला था x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z की कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। बिल्कुल है सर, तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो में लेके चलेंगे 2k और -1, बिल्कुल सही है। मतलब सर डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या क्या हो जाएगा बोलो 2k और बोलो कितना -1। लेकिन एक बात बताओ सर, अब सेकेंड लाइन को ध्यान से घूरो, क्या सेकेंड लाइन में x y और z की कोफिशिएंट 1 1 है, नहीं है सर, तो करना पड़ेगा मेरे भाई 2 कॉमन ले लो, x माइनस हाफ अपॉन -1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, देखो यहां भी माइनस है तो माइनस कॉमन लेके z माइनस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू बोलो l।
तो यहां से लिखेंगे, बोलो x माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 और दैट इज इक्वल टू बोलो z माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू l। क्लियरली ऑब्जर्व, दिख रहा होगा अब कि x y z का कोफिशिएंट बोलो 1 1 हो गया। तो जो डायरेक्शन रेशियो में उठाऊंगा माइनस हाफ 2 और 2। बोलो यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो पता और सेकंड लाइन की भी डायरेक्शन रेशियो पता, और ये दोनों लाइन आपस में दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होगा मेरे भाई? जब डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 कर दो। देखो लैंग्वेज में याद करना ज्यादा बेहतर है, मेरी बात मानो। सर ये तो सब बोल रहा है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू v2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा कि इसको हम सर पॉइंट में याद करके रखे लैंग्वेज में। डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0, मतलब वी कैन से 2 इंटू माइनस हाफ k इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। चलो आ जाओ, तो आगे बढ़ो। 2 इंटू माइनस हाफ प्लस, देखो ना ध्यान से देखो सर, 2 इंटू माइनस हाफ k इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 2 k इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2 2 कट गया, माइनस 1 प्लस 2k और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू बोलो 3, तो k की वैल्यू बोलो कितनी? 3/2। होप पूरी तरह से ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना सर, सुनो, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं सर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जानते हो, एक कहानी मैं सुनाता हूं इस टॉपिक पे, और खासकर झारखंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड बोर्ड के बच्चों का मैथ्स का एग्जाम हो गया और मेरे जितने भी बच्चे थे सबसे मैंने पूछा, बहुत बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मैंने ग्रुप में पूछा, सर आपका एग्जाम कैसा गया? सर बहुत मस्त गया, बहुत अच्छा गया, थैंक यू सर। देखो मैं एक बात बताऊं, झारखंड बोर्ड में ये टॉपिक हमेशा के लिए फिक्स है 5 मार्क्स का, हमेशा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए वन शॉट वीडियो बनाते हैं, या कुछ इस तरह का पेपर लीक हो गया, पेपर मैंने हैक कर दिया, वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, उससे बच्चों को फायदा ही होता है। लेकिन सुनो, जैक बोर्ड का बच्चा को अगर रिजल्ट बहुत अच्छा करना है ना, तो सर एनसीईआरटी का मिसलेनियस भी अगर वो नहीं बनाएगा ना तो भी चल जाएगा, और उसमें से ये टॉपिक हमेशा के लिए फिक्स है 5 नंबर का। सर देखो, अगर तुम जो बच्चा शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से पढ़ रहा है तो उसके लिए फिक्स क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला कौन होता है? वो बोल दिए मतलब बोल दिए। अगर उन बच्चों के लिए वन शॉट वीडियो में ये भी ना बोला जाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो भी चल जाएगा सर। रीजन सुनो क्यों, कि कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलता ही नहीं है सर। मिनिमम मैक्सिमा से अलजेब्राइक फंक्शन का क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एलपीपी का क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया में सर एरिया यूजिंग सिंगल कर्व, मैट्रिसेस में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, वो सर हमेशा के लिए फिक्स है। मान लो ना कि सर ऐसा हुआ कि पृथ्वी पलट गई, फिर सर एक नए सेंचुरी का इन्वेंशन हुआ, नया सेंचुरी आया सर, जैसे अभी कल की अवतार बाकी है ना भगवान विष्णु का, तो मान लो फिर से एक अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और फिर से झारखंड बोर्ड का स्थापना हुआ, तो सर क्वेश्चन फिर वही डालेगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ही डालेगा, वो फिक्स है। देखो सर सीबीएसई बोर्ड में ये ना डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता है, कभी कभी डालता कभी कभी नहीं डालता है। और एक चीज मैं बता दूं सर, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को देखो धोखा कैसे मिलता है। एनसीईआरटी अपना सिलेबस जाके देखना, स्ट्रेट लाइन में यहीं तक खत्म कर दिया है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि इसके बाद का पॉइंट नहीं पढ़ते हैं। अभी 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आ रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से सीबीएसई बोर्ड में, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ना आके एक टॉपिक आ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज से आ रहा है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है ही नहीं सर। तो नहीं है तो सर उसको आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अपना लेवल हमेशा बहुत अच्छा रखा है। तो चलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की पहली कहानी जो है केस नंबर 1, उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। सर स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं? टू नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, टू नॉन इंटरसेक्टिंग दैट इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो सर हम इस स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लो
फर्स्ट लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B1 वेक्टर। सेकेंड लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू सर A2 वेक्टर प्लस K इंटू B2 वेक्टर। और इस क्यू लाइंस को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या सर? भाई बताऊं, देख लो डायरेक्शन रेशियो एकदम अलग अलग होना चाहिए। मतलब पहले का है मान लो 2 3 4, तो दूसरे का हो गया मान लो 5 6 11। मतलब इक्वल और प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, तो समझ जाना है कि लाइन स्क्यू है। तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सुनो, देखो फॉर्मूला होता है, लेकिन एक काम करो, स्टेप कर करके बनाओगे ना तो इजी वे में बनेगा। स्टेप नंबर 1 में आप निकाल लेना A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। स्टेप नंबर 2 में निकाल लेना तुम B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। सर स्टेप नंबर 3 में निकाल लेना तुम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। और स्टेप 4 में तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये जो आया ना A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना और नीचे B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। याद रखना सीबीएसई बोर्ड का बच्चा लोग, ये 3 मार्क्स में आ सकता है और 5 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन जनरली अभी ये 5 मार्क्स में आपका नहीं आ रहा है। 5 मार्क्स में आपका एक दूसरा पॉइंट आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज, लेकिन आप इसको भी पढ़ के जरूर जाना है आपको। चलिए केस नंबर 2 जो होता है ना सर, उसको बोलते हैं सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अभी तो मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में चर्चा किया भी तो था कि पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं, या तो डायरेक्शन रेशियो सेम सेम दिखाई दे, या तो डायरेक्शन रेशियो बोलो प्रोपोर्शनल हो। तो मान लो कि सर पहला जो लाइन है वो आर वेक्टर इज इक्वल टू वो है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B वेक्टर। सेकेंड लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस K इंटू B वेक्टर। तो इन दोनों लाइन के बीच का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे जब लाइन पैरेलल है? तो देखो इसको भी स्टेप में बता रहे। स्टेप नंबर 1, पहले आप क्या करोगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लोगे। स्टेप नंबर 2, सर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे B वेक्टर के साथ। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे ये सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आया ना, उसका क्रॉस लिए B वेक्टर के साथ, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसको B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो ध्यान से सर, 2 क्वेश्चंस का फॉर्मेट बन सकता है। जैसे सर सपोज दैट, मान लो, मेरी बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि सर एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और दूसरा लाइन दिया मान लो सर आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप प्लस k इंटू सर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। और पूछा सर फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो जनरली क्या करते हैं ना, सुनो, जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं कि स्क्यू लाइंस का ना थ्योरी पढ़ के जाते हैं, स्क्यू लाइंस का ना थ्योरी पढ़ के जाते हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस का थ्योरी पढ़ के नहीं जाते हैं। फिर बोलते हैं कि सर क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, सर क्वेश्चन तो सर एकदम बाउंस मार दिया। तो बेवकूफों, क्वेश्चन कुछ भी बाहर का नहीं होता है बोर्ड में, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, बस उसके फॉर्मेट को थोड़ा वो मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछता है कुछ कुछ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मिनिमम मैक्सिमम में क्वेश्चन पूछता है कि सर उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 पे है, तो बच्चा इस पॉइंट को नहीं समझ पाता है। सर एक बात बताओ सर, अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम है, इसका मतलब यही है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की या तो डेरिवेटिव 0 या तो इन्फिनिटी है, मतलब वो पॉइंट मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है, तो घुमा के नहीं पूछ रहा है, वो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे कितना कमांड बन पा रहा है, कितना कमांड आप बनाए हो। यहां साफ साफ देखो दिख रहा है कि लाइन पैरेलल है, बोलो नहीं दिख रहा है? लाइन आपस में बोलो पैरेलल है, ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। कैसे? 1/2 डायरेक्शन रेशियो वाला देखो, 2/4 इज इक्वल टू बोलो 3/6। सर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बोलो
सर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट मीन्स क्या, लाइन पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पहले बनाओगे बी वेक्टर, तो क्या करोगे, फर्स्ट लाइन एज इट इज सेम हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लेकिन सेकेंड लाइन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, सेकेंड लाइन क्या है बोलो, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। सुनो यहां से बोलो 2 कॉमन ले, तो ये हो जाएगा 2k एक नया कांस्टेंट मान लिए, बोलो म्यू, तो वो गया वो i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अब बोलो साफ साफ दिख रहा है, उस फॉर्मेट में दिख रहा है, a1 प्लस लैम्डा बी, a1 प्लस लैम्डा बी, a2 प्लस के बी, a2 प्लस के बी, बस म्यू है यहाँ पे। अबे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई, पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस बोलो क्या a1 वेक्टर। आओ a2 वेक्टर कौन है, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, उसमें से हम घटाएंगे, बोलो क्या घटाएंगे, a1 2i प्लस 4j माइनस k, 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस k कैप। देखो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, तो बोलो कितना हो गया, 2i माइनस प्लस माइनस तो हो गया माइनस 5j, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 6k कैप। कैलकुलेशन को आप अपना अच्छे से देखना। स्टेप 2 में बोलता है सर हम निकालेंगे व्हाट, बताओ सर a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर। चलो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b वेक्टर के साथ। तो सर क्रॉस निकालने का तरीका बोलो, बता चुके हैं, कृपया करके जो नहीं जानते वेक्टर का वन शॉट वीडियो जाके देख लो, मेरा 2 पार्ट में है, पूरा समझ में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। सो तो a2 माइनस a1 का कंपोनेंट क्या क्या है, सो बताओ, पहले i कैप, j कैप और k कैप, बोलो प्लस माइनस प्लस, बोलो क्या है 2 माइनस 5 और 6, और b का कंपोनेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ b, 1 2 3, 1 2 और 3। मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, क्या बताऊंगा बताओ, i कैप को रखे, बोलो माइनस 15 माइनस 12, माइनस j कैप को रखेंगे, बताओ 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, और k कैप को रखेंगे, बोलो कितना 4 माइनस 5 तो प्लस 5, मतलब बोलो 9। चेक कर लो, कैलकुलेशन इज योर पार्ट सर। चलो मेरा काम फॉर्मेट समझाना, माइनस 27 i कैप वो तो गया प्लस 9 k कैप। एक काम कर, यहीं पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल ले, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना मेरे भाई, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं पता, कैलकुलेशन हम तो मोबाइल से करेंगे भाई, हमको एग्जाम थोड़े ना देना है, एग्जाम तो तुमको देना है, तो एग्जाम में तुम कर लेना 27 इंटू 27 729, 729 प्लस 81 प्लस कितना बोलो 81, दैट इज इक्वल टू रूट 810। चलो ठीक है, अब क्या करो, b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, b का मैग्नीट्यूड बोलो अंडर रूट, b का मैग्नीट्यूड बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, व्हाट 9 रूट 14। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बोलो फॉर्मूला क्या था, देखो तो क्या था फॉर्मूला, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बटा b का मैग्नीट्यूड, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 810 और अपॉन रूट 14 इज योर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। होप यहां तक के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर यहां तक ना एनसीईआरटी अपना सिलेबस खत्म कर चुका है, जाके देखिएगा, लेकिन सर सीबीएसई बोर्ड इससे आगे का टॉपिक पूछता है। अच्छा उसके पहले एक और बात कि सर मान लो सीबीएसई बोर्ड में पूछ दिया कि लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होगा सर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए 0। सर देखो पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं हो सकता है, लेकिन अगर दो स्क्यू लाइंस अगर मान लो उसके बीच का तुमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला और वो डिस्टेंस 0 आ गया, तो लाइन स्क्यू नहीं रह गया, लाइन इंटरसेक्ट कर गया, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर दो, मतलब a2 वेक्टर बताओ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट बोलो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड
हॉल का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा पार्ट 0, ऊपर का पार्ट 0, मतलब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट बोलो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइन आपस में बोलो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सर होप यहां तक के पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं। सुनो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना सर, सुनना ध्यान से, उस पॉइंट का नाम होता है सर, छठा नंबर पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट है सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। सर कृपया करके 2025 का आप सैंपल पेपर देख लें, या 2025 का आप सीबीएसई बोर्ड का फाइनल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का देख लें। जाके देखिए 5 मार्क्स में इसी से क्वेश्चन पूछा था कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे, और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, जाके देख लीजिए और लिख लो तुम मेरी बात। ये बहुत बार आ रहा है, तो इस बार भी आने का चांसेस यहीं से है कि हम किसी भी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उस पॉइंट का हम इमेज किसी लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे वो मुझे बताना है। तो समझो पहले इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को समझो। मान लो कि सर कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा और गामा, ये गिवन है, ठीक है। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सर अल्फा, बीटा और बोलो क्या गामा। सर इस पॉइंट से मैंने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलरली, जो किसी गिवन लाइन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है q पॉइंट पे। सर क्या है सुनना, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p अल्फा बीटा गामा which is perpendicularly intersect the given line x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda at the point q। मतलब p पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और वो गिवन लाइन पे q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज q सर, दिस q इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यही तो पूछेगा कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। सर अगर Q निकल गया, अगर Q निकल गया तो PQ हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, PQ हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और P पता है और Q मैंने फाइंड अगर कर लिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, मॉड ऑफ रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब सोचो ये P पॉइंट है मेरा अल्फा बीटा गामा, ये मेरा Q है, Q भी मैंने निकाल लिया, मान लो एक्स वाई जेड। सर ये भी मेरा पता था और ये मैंने निकाल लिया। अब इस P पॉइंट का जो इमेज बनेगा लाइन के रिस्पेक्ट में वो नीचे बनेगा, इसको मान लेंगे अल्फा बीटा डैश और गामा डैश। तो तुम एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन की तो ये तो कहानी पता होगा ना कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतनी दूरी पे सर उसका इमेज बनेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर। तो वी कैन से कि PQ डिस्टेंस और QP डैश डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा अगर ये ऐसा है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे सर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। और मिड पॉइंट का हम कहानी वेक्टर में समझा चुके हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2। सर ये पता है तो सर ये निकल जाएगा। सर y इज इक्वल टू सर बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2। सर ये पता है सर ये निकल जाएगा। सर z इज इक्वल टू सर गामा प्लस गामा डैश बाई 2। बोलो ये पता है ये निकल जाएगा, और ये निकल गया मतलब मेरा उस पॉइंट का उस लाइन के रिस्पेक्ट में बोलो इमेज भी निकल गया। सर तो प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, आओ समझाते हैं, एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं। सर सपोज दैट मुझे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड, देखो सर हम घर से ना कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं आते हैं, सुन लो मेरी बात, हम क्वेश्चन खुद से फ्रेम करते हैं, मेरा काम है डाटा समझाना ना। तो सर यहाँ हम पीपीटी मोड बना के रखे हैं इस टॉपिक को, इस सब के लिए हमको पीपीटी मोड का नीड भी नहीं पड़ता है सर, क्वेश्चन खुद से सेट कर लेंगे। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना सिखाते हैं। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट -1 0 2
विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, सर x माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन टू। कैसे निकालेंगे इस पॉइंट का? इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए फुट परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट को P मानेंगे, -102, वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराएंगे, किस लाइन पे बोलो, x माइनस टू अपॉन वन, वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन टू, डेट इज इक्वल टू लैम्डा। क्वेश्चन में ना लाइन के इक्वेशन में लैम्डा वगैरह नहीं दिया हुआ, खुद से तुम एज्यूम करना, और वो नहीं मानोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देख लो ध्यान से, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आ जाओ, तो यहां से एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सो बताओ, क्या बोल सकते हैं? बताओ, ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी, बोलो लैम्डा प्लस टू, देखो 1 इंटू लैम्डा प्लस टू, वाई की वैल्यू बोलो माइनस लैम्डा प्लस थ्री, माइनस लैम्डा प्लस थ्री, और z की वैल्यू बोलो 2 लैम्डा प्लस वन। सर ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसका है? यही का तो पॉइंट है, ये यही का पॉइंट है सर, ये वही का पॉइंट है। मान लीजिए Q है, यही मेरा Q है, और यही Q तो मेरा बोलो क्या है, मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब कहानी को ना कृपया करके ध्यान से सुनना है। सर एक बात बताओ सर, और ध्यान से सुनो, ये मेरा गिवन लाइन है, ये मेरा गिवन लाइन है, ध्यान से देखना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन बोलो क्या क्या, सो बताओ, 1 माइनस 1 2, और 1 माइनस 1 और 2 हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सर एक्स वाई और जेड की कोफिशिएंट 1 1 है। अब एक काम करो सर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकाल लो, PQ लाइन। तो P हमको पता है और Q यहां दिया हुआ है, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, Q माइनस P, Q माइनस P, मतलब लैम्डा प्लस टू में से घटाएंगे माइनस वन, फिर माइनस लैम्डा प्लस थ्री में घटाएंगे जीरो, और 2 लैम्डा प्लस वन में घटाएंगे बोलो माइनस टू, तो ये हो गया लैम्डा प्लस थ्री, लैम्डा प्लस थ्री, ये हो गया माइनस लैम्डा प्लस थ्री। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो मेरा काम नहीं है, वो 2 लैम्डा माइनस वन, पहले चेक कर लो, लैम्डा प्लस टू में माइनस वन तो लैम्डा प्लस थ्री, माइनस लैम्डा प्लस थ्री में जीरो घटाएंगे तो माइनस लैम्डा प्लस थ्री, और 2 लैम्डा प्लस वन में, हाँ बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डायरेक्शन रेशियो है गिवन लाइन का, ये डायरेक्शन रेशियो है मेरा PQ लाइन का। अब क्लियरली तुम्हें ये चीज ऑब्जर्व हो रहा होगा कि PQ जो है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने कुछ देर पहले एक कहानी सुनाया था, क्या सुनाया था, तो एक था राजा एक था रानी, एक थी रानी, दोनों खत्म हो गया कहानी, ऐसा थोड़े ना होता है भाई। कहानी मैंने सुनाया था, क्या याद करो, कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होता है, जब दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जीरो होता है। तो बताओ 1 इंटू दिस, सर माइनस 1 इंटू दिस, और 2 इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सर बोलो 1 इंटू कितना, ध्यान से देखो, 1 इंटू लैम्डा प्लस थ्री, 1 इंटू लैम्डा प्लस थ्री, प्लस माइनस 1 इंटू, सुनो, माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस थ्री, माइनस लैम्डा प्लस थ्री, प्लस आगे बढ़ो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस वन, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस वन, डेट शुड बी जीरो। ये कितना हो गया, सो बताओ, लैम्डा प्लस थ्री, ये हो गया प्लस लैम्डा माइनस थ्री, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है ध्यान से, 4 लैम्डा माइनस टू, डेट इज इक्वल टू जीरो। बताओ 3 और 3 फ्री, लैम्डा लैम्डा कितना, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, ध्यान से 6 लैम्डा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लेना मेरे भाई। 6 लैम्डा माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो बोलो लैम्डा की वैल्यू 2/6, मतलब बोलो 1/3। अरे मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा निकल गया रे बुतरू लोग, लैम्डा निकल गया रे जब बुतरू लोग, तो एक बात बताओ रे, क्यों निकल गया कि नहीं निकल गया, क्यों निकल गया, क्यों कितना हो गया बताओ रे बुतरू लोग, क्यों हो गया लैम्डा प्लस टू। उसके बाद और क्या क्या था, चेक करो, माइनस लैम्डा प्लस थ्री और 2 लैम्डा प्लस वन, माइनस लैम्डा प्लस थ्री और 2 लैम्डा प्लस वन। बोलो अरे बालक लोग, लैम्डा डाल दे 1/3, 1/3 प्लस टू, माइनस 1/3 प्लस थ्री, और ये हो गया 2 इंटू 1/3, 2/3 प्लस वन। सॉल्व करो रे बच्चा, क्यू पॉइंट निकल गया 6, तो हो गया 7/3, फिर हो गया 9, तो बोलोगे 8/3, फिर हो गया 3, तो हो गया 5/3। लो रे बच्चा लो, क्यू निकल गया,
क्यों निकल गया, मतलब क्या निकल गया, फुट परपेंडिकुलर। अगर सपोज डाइट, कौन सा पोज, सपोज डाइट, कि अगर हमको बोलता परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, बोलो पी क्यू। पी हमको पता है रे बुतरू लोग, पी कितना पता है, -102, -102, और क्यू निकाल के बैठे हुए हैं 7/3, 8/3, 5/3। तो बोलो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट, क्या कर रहे हैं हम, 7/3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 - 2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्लियर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता इमेज निकालने के लिए, तो बोलो पी पॉइंट मेरा पता है -102, और क्यू हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, क्यू निकाल के बैठे हुए हैं 7/3, 8/3 और 5/3। तो इमेज जो बनेगा नीचे बनेगा पी डैश, मान ले अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश। मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पूछे, चाहे इमेज निकालने के लिए पूछे, पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटा निकालना ही होगा। चलो तो कैसे निकालेंगे बताओ सर, क्यू जो पॉइंट होगा पी और पी डैश का मिड पॉइंट होगा, तो 7/3 = -1 प्लस अल्फा डैश बाई 2। अबे अल्फा डैश यहां से निकाल लेना बेवकूफों। 8/3 = 0 प्लस बीटा डैश बाई 2, कैलकुलेशन कर लेना। और 5/3 = 2 प्लस गामा डैश बाई 2, गामा डैश निकाल लेना, इमेज भी निकल गया। सर देखो फुट परपेंडिकुलर भी क्लियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्लियर, और इमेज निकालना भी क्लियर। सर एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सर कोप्लानर लाइंस। लाइंस आर कोप्लानर, लाइंस आर कोप्लानर। तो ये कभी कभी ना भी प्रूफ करने के लिए पूछ देता है कि लाइन आपस में कोप्लानर कब है। तो लाइन आपस में कोप्लानर है, इसका मतलब सर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0। मतलब सर लाइंस कोप्लानर मतलब लाई इन द सेम प्लेन, x - x1 upon a1 is equal to y - y1 upon b1 is equal to z - z1 upon c1, and sir x - x2 upon a2 is equal to y - y2 upon b2 is equal to z - z2 upon c2। ये लाइन आपस में कोप्लानर कब होगा, जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0। किसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0, सर x2 - x1, सर y2 - y1, और बोलो z2 - z1, और क्या a1 b1 c1, और नीचे क्या a2 b2 c2। इसकी वैल्यू अगर 0 हो रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे लाइंस आपस में कोप्लानर है। सर इस पूरे पॉइंट में, जितना भी पॉइंट मैंने अभी पढ़ा है 7 पॉइंट में से, सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहानी 5 मार्क्स के लिए एकदम बैठा लेना दिमाग में, ये वाली कहानी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पीछे, मतलब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे, तो 2 लाइन का इक्वेशन, 2 लाइन दे देगा, बोलेगा आपस में परपेंडिकुलर है, तो किसी का वैल्यू फाइंड करो। लाइन का इक्वेशन बोल देगा 2 पॉइंट में सर लिखने के लिए, सर बोलेगा पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करो, तो कोलिनियर प्रूफ करना हम वेक्टर में ही सिखा चुके हैं सर। तो होप पूरा टॉपिक आपका क्लियर होगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, देखिएगा आपको ये कितना इंपॉर्टेंट फील कराएगा एग्जामिनेशन के हॉल में आपके लिए। ठीक है, चलो फिर